जम्मू कश्मीर को लेकर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद श्रीनगर में सर्जियो गौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार यहां आया हूं, ये बेहद खूबसूरत जगह है। हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही और हम अपने रिश्तों को और मजबूत बनाना चाहते हैं। This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. कल जापान के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की रणनीति तैयार होगी। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में BEL की जापानी कंपनी के साथ साझेदारी पर भी चर्चा हो सकती है। पूरी खबर बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जापान के रक्षा मंत्री के साथ जो बैठक होने वाली है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो इस बैठक में दोनों देशों के बीच में आपसी रक्षा सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, दोनों देशों के बीच में डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन साझेदारी के जरिए कैसे बढ़ाया जाए और डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर ठोस रणनीति बनने की संभावना है। और इस बैठक को एक और लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण देखा जा रहा है, वो है आपको BEL के लिहाज से। BEL जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसके लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि BEL जो है इस पूरे आपसी रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बताओ कि 2024 में 15 नवंबर 2024 में दोनों देशों के बीच में एक करार हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ इंप्लीमेंटेशन हुआ था। इसके तहत यह हुआ था कि जापान अपना जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है यूनिकॉर्न, वो यूनिकॉर्न ट्रांसफर करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा भारत को, और भारत में BEL इस यूनिकॉर्न को मिलकर के बनाएगा, जापानी कंपनी के साथ मिलकर के बनाएगा। लेकिन 2024 के इस करार के बाद अभी तक ये करार जमीन पर लागू नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इस करार को जमीन पर लागू करने की रणनीति समय सीमा तय होगी। बता दूं कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है यूनिकॉर्न, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडी एंटेना, ये दरअसल नेवी में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इंडियन नेवी चाहता है कि हमें जल्द से जल्द मिले, ना सिर्फ जापान सीधा इस इक्विपमेंट को दे, बल्कि ऐसे इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग भारत में किया जाए। भारत में जापानी कंपनी के साथ मिलकर के BEL का शुरुआती करार या फिर कहें सैद्धांतिक करार हो चुका है, मेमोरेंडम ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अब जापान के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री के बीच बैठक में उसको जमीन पर लागू करने की तरफ एक ठोस कदम उठाया जा सकता है। तो ये न सिर्फ दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा सहयोग के लिहाज से यह बैठक महत्वपूर्ण है, बल्कि BEL के लिए भी एक बड़े कारोबार का मौका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था को संस्थागत बनाने पर जोर देते हुए सुरक्षित और गोपनीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत बताई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता असीम मनचंदा। सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई कर रहा है। आज जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए कई सारे सुधार किए गए हैं। खासतौर पर कि प्रिंटिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक सब अब कैमरे की निगरानी के अंदर किया जाता है। इतना ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन GPS के जरिए ट्रैक भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि इसमें एडहोक मेजर लेने से कोई काम नहीं होगा, हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे ताकि आगे चल करके पेपर लीक की घटनाएं ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि हमने इस मामले में कृष्ण कमेटी बनाई थी, उसने अपनी सिफारिशें दी थी, तो केंद्र सरकार ने उन सिफारिशों को कितना लागू किया हमें वो भी बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा तो जिससे चल के जितना भी इसका स्ट्रक्चर है उसको काफी मजबूत करना पड़ेगा ताकि पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप इसके ऊपर अपना जवाब दाखिल कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। ईवी इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को जल्द सस्ता लोन मिलने का रास्ता खुल सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी बैंकों ने वित्त मंत्रालय के सामने इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरी में डालने का प्रस्ताव रखा है। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत सस्ते और आसान कर्ज का तोहफा मिल सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कुछ नए और इमर्जिंग सेक्टर्स की पहचान की है और उन्हें लगता है कि इन्हें
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत कर्ज मिलना चाहिए। इसे लेकर उन्होंने वित्त मंत्रालय को एक प्रपोजल भी भेजा है। जो प्रपोजल है उसके मुताबिक जो सीएनबीसी आवाज को जानकारी मिली है उसमें खासतौर से बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग इंफ्रा के लिए 25 करोड़ रुपए तक का लोन, कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए 50 करोड़ रुपए तक की लोन की बात की गई है। साथ ही साथ पर्सनल यूज करने के लिए जो 2 व्हीलर ईवी उसके लिए 2 लाख और 4 व्हीलर ईवी के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत देने की प्रपोजल की रखी गई है। इसके साथ साथ जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर भी है। यहाँ पर खासतौर से जो विंड और जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं स्मॉल, उनके लिए 75 करोड़ रुपए तक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत कर्ज देने की व्यवस्था की बात की गई है। आपको पता है कि पहले से ही जो 35 करोड़ रुपए तक का लोन है वो सोलर पीवी को मिलता है और इसके तहत 100 करोड़ रुपए तक का लोन पर बोरोवर सभी बैंकिंग सिस्टम से मिलकर देने की बात की जा रही है। तो कुछ ये सारे सेक्टर हैं जहां पर आसान और सस्ता कर्ज मिल सकता है। एमएसएमई सेक्टर के तहत ग्रीनफील्ड और माइक्रो सेक्टर को भी लोन दिया जा सकता है और फूड और एग्री सेक्टर को जो अभी जो 100 करोड़ रुपए तक का पीएसएल के तहत लोन मिलता है उसको बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए तक करने की मांग रखी गई है। आने वाले दिनों में 6 से 8 महीनों में इस पर फैसला होता हुआ दिख सकता है। चलिए अब आपको बता दें, त्योहारों के आने से पहले ही प्याज के दामों में बढ़ोतरी होने लगी है। प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में एक हफ्ते के अंदर भाव 30% तक बढ़े हैं। दिल्ली एनसीआर में प्याज के दाम 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सरकार अगले हफ्ते से बफर स्टॉक से प्याज बेचना शुरू करेगी। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त प्याज दिल्ली एनसीआर में 50 रुपए से लेकर के 55 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दरअसल प्याज की कीमतें बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण है। जो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासलगांव है, वहां पर प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक हफ्ते के अंदर ही दामों में 30% का उछाल देखने को मिला है। प्याज जब वहां पर 3600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है तो उसका असर भी आपको धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर और बाकी भारत के बाजारों के अंदर भी देखने को मिलेगा। सरकार ने इस साल प्याज का काफी बड़ा बफर स्टॉक बनाया है। 2 लाख टन के आसपास का सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक बनाया है, जिसको सरकार अगले हफ्ते से बाजार में उतारने की शुरुआत करेगी ताकि प्याज की कीमतें त्योहारों के दौरान सरकार काबू में रख सके। तो उसका कितना असर होगा वो देखना होगा, क्योंकि इस साल अल नीनो की संभावना है और खासतौर पे कि कई राज्यों के अंदर बारिश भी कम हुई है, जिसकी वजह से प्याज की आवक काफी कम हो गई है। तो प्याज अब आना कम हो गया, तो जिसकी वजह से दाम अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपको प्याज के दामों में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। असीम मनचंदा, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर अब आम लोगों की जेब पर भी दिखने लगा है। कपड़ों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और ब्रांडेड से लेकर नॉन ब्रांडेड कपड़े 8 से 20% तक महंगे हो गए हैं। आखिर कौन से कपड़ों पर कितना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, इसका शोरूम से जायजा लिया है संवाददाता केतन जोशी ने। युद्ध का असर आम ग्राहकों की जेब तक पहुंच चुका है। अगर त्योहारों में या उससे पहले भी आप कपड़े खरीदना चाहते हैं तो वो महंगे हो चुके हैं। ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड सभी सेगमेंट में कपड़ा है वो महंगा हो गया है। इस वक्त मैं अहमदाबाद के एक ब्रांडेड शोरूम में मौजूद हूं और आइए उनके प्रमोटर से बात करते हैं। सर बताइए, जो शूटिंग, शर्टिंग और रेडीमेड गारमेंट है उसमें अब ग्राहक आएंगे तो कितना ज्यादा पैसा उनको देना पड़ेगा? इसमें मैं 2 तरीके से बताना चाहूंगा। फर्स्ट, हमारी जो कंपनी है, हमारी जो ब्रांड है, वी डील विद द मेनली कैटर टू द प्रीमियम सेगमेंट ऑफ द कस्टमर। सो प्रीमियम कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे फॉर द क्वालिटी, लेट्स पुट इट दिस वे। सो उसमें क्या होता है कि हमारे ऑफकोर्स सब जगह आप जानते हैं कि प्राइसिंग का बात ज्यादा हो रहा है और अभी तक हमको इतना इम्पैक्ट प्राइस का आया नहीं है, बिकॉज कंपनी ने इतना प्राइसिंग बढ़ाया नहीं है। बट अभी जो माल आ रहा है नया, यहाँ पे डेफिनेटली हाई प्राइस का थोड़ा बहुत माल आ रहा है और ऑन एन एवरेज हम देख रहे हैं कि 7-8% से लेके 12-14% तक का प्राइस आगे जाके विंटर में आएगा। जो नॉर्मली 3-4% तो ऐसे ही हर साल बढ़ता है थोड़ा प्राइस। तो हमको ज्यादा बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा ऐसा नहीं लग रहा है। शूटिंग शर्टिंग के अलावा रेडीमेड में भी यही इम्पैक्ट दिखेगा? सेम, रेडीमेड इज ऑल्सो सेम। ऑन द कॉन्ट्री, रेडीमेड हम थोड़ा एक एडवांस में प्लानिंग करते हैं तो कंपनी के पास कॉस्ट एडवांटेज रहता है और अभी तक इमीडिएट कोई कॉस्ट पे इम्पैक्ट रेडीमेड में नहीं आएगा। थैंक यू। तो जैसे जैसे आप त्योहारों के सीजन में कपड़े खरीदने जाएंगे वैसे वैसे आपका बजट थोड़ा
बढ़ाना पड़ेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने 9 से ज्यादा सिम कार्ड लेने वाले ग्राहकों पर शिकंजा कसने जा रहा है। इसी हफ्ते से 9 कनेक्शन की सीमा तक पहुंच चुके ग्राहकों की फोटो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसे ग्राहकों को नया सिम नहीं दिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। अभी नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अलग अलग सर्किल में जाके अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों से सिम कार्ड ले लेता था। बाद में कंपनी उस डाटा को रिकंसाइल करती थी तो पता चलता था कि उस व्यक्ति के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब अगर किसी व्यक्ति के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है तो उसकी फोटो डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल के ऊपर डिस्प्ले कर दी जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों को रियल टाइम बेसिस के ऊपर इसकी जांच करनी पड़ेगी। अगर उस व्यक्ति के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है तो उसको नया सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा और अगर उसके पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है तो उसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दे दिए कि नवंबर तक आपको उसको रियल टाइम बेसिस पर लागू करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैबिनेट में आज रेलवे और हाईवे के विस्तार पर बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके लिए 9,450 करोड़ रुपए के कुल 4 रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा 4 लेन हाईवे के लिए 3,951 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये कैपेसिटी बन जाने से पब्लिक की पैसेंजर मूवमेंट की डिमांड भी फुलफिल कर सकेंगे और देश के लिए इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड बन जाएगा देश के लिए। आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। खाने पीने के सभी जगहों पर गंदगी मिली तो अब खैर नहीं। एफडीए ने होटल, रेस्टोरेंट से लेकर एलीट क्लब और वेयरहाउस तक जांच तेज कर दी है। फूड क्वालिटी और सेफ्टी पर खास नजर है। सवाल है, क्या एफडीए की सख्ती से खाने की क्वालिटी में सुधार आएगा? इसी पर चर्चा करेंगे शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत कर रही अपनी टीम को फिलहाल वार्ता रोकने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब तक तेहरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता तब तक आगे की बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ है, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि हॉर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका जून में सीजफायर की शर्तों को नहीं मानता। इस बीच इलाके में संकट और बढ़ता ही जा रहा है। यूएई ने ईरान के साथ सभी तरह का व्यापार और वित्तीय लेन देन अगले आदेश तक रोकने का ऐलान किया है। यूएई ने मंगलवार को ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजार में आज दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि निफ्टी बैंक ने निचले स्तरों से कुछ रिकवरी की, लेकिन बाजार की कमजोरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। तो कैसे रहा आज के पूरे बाजार का कारोबार, बता रही है रक्षा रावत। 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन था आज, और आज भी कच्चे तेल ने बाजार का मूड खराब किया। लगातार 7वें दिन भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में लोअर हाइज और लोअर लोज का सिलसिला जो है वो आज चलता रहा और करीब 80 पॉइंट्स के दबाव के साथ यहाँ पर निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है। लेकिन बैंक्स की बात करें तो यहाँ पर कैश का जो सेशन था वहां पर एक रिकवरी प्ले आउट हुई और यहाँ पर निफ्टी बैंक ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आज यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली और यहाँ से भी बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन सेक्टोरियल पिक्चर आज की देख लेते हैं। सेक्टोरियल गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर जहां पर कल गिरावट थी आईटी काउंटर्स, वो आज गेन्स दिखाते हुए नजर आए। कल अमेरिकी जो बाजार है वहां पर चिप शेयरों में गिरावट आई और वहां से जो है आईटी शेयर्स में गेन देखने को मिले। इसके अलावा गिरावट भरे बाजार में कैपिटल मार्केट ने भी आज अच्छा कमाल किया है। लेकिन आज के लूजर्स की बात करें यानी सेक्टोरियल लूजर की पिक्चर देखें तो यहाँ पर कैपिटल गुड इंडेक्स, डिफेंस, यहाँ पर डिफेंस में भी एक करेक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा एनर्जी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल, ये
सारे ही सेक्टर थे जहां से आज प्रेशर बनता हुआ नजर आया मार्केट में। लेकिन आज के निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, यानी निफ्टी 50 के गेनर्स की बात करें, तो यहां पर आईटी काउंटर, HCL टेक देखने को मिला। इसके अलावा JSW स्टील में भी गेन्स देखने को मिले। सन फार्मा, इटर्नल, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी की तेजी को सपोर्ट किया। लेकिन अगर निफ्टी के ड्रैगर्स की बात करें तो यहां पर मैक्स हेल्थ केयर 2% की गिरावट के साथ नजर आया। इसके अलावा कोल इंडिया, पावर ग्रिड और बजाज फाइनेंस, ये सारे काउंटर थे जो टूटते हुए नजर आए। लेकिन एक स्पेस जो है वो आज फोकस में था, वो है न्यू एज स्पेस। ये थीम काफी फोकस में रही और काफी अच्छी कारोबार करती हुई नजर आई। इटर्नल, पेटीएम, पीबी फिनटेक, नायका, मीशो, सारे ही काउंटर है जो अच्छा कारोबार करते हुए नजर आए। और इसके अलावा शुगर स्पेस में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। दरअसल जो त्योहारी सीजन है उससे पहले जो है चीनी के दामों में बढ़ोतरी का एक जो है अनुमान लगाया जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है गेंस देखने को मिले। ये सारे ही काउंटर हैं जिन्होंने स्पेस की तेजी को जो है वो लीड किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। आईपीओ मार्केट फिर गुलजार है। आज बिहारी लाल इंजीनियरिंग और शिप रॉकेट की दमदार लिस्टिंग हुई है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग और शिप रॉकेट की लिस्टिंग से निवेशकों को कितना मिला रिटर्न, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। बहुत बढ़िया रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिला, चाहे आप सब्सक्रिप्शन के लिहाज से देखें या फिर लिस्टिंग। और बढ़िया बात यह है कि जहाँ पर ग्रोथ की विजिबिलिटी है, वैल्यूएशन का कंफर्ट है, मार्केट को कॉन्फिडेंस आता है, तो मार्केट खुलकर रिवॉर्ड भी कर रहा है। इन स्टॉक्स में आप देखें तो बड़े मूव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आज की 2 लिस्टिंग्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं। क्या ज़बरदस्त शिप रॉकेट को आप देखिए, इसका इशू प्राइस था 97 रुपये और लिस्टिंग हुई 130 रुपये के करीब। अब वहाँ से आप देखें ना तो स्टॉक थोड़ा सा इंचअप ही हुआ है, ऑलमोस्ट 145 रुपये के भाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी प्रीमियम जो है 35% के प्रीमियम के बाद भी बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला। और निवेशकों की तरफ से रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो 99.4 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन रहा और अक्रॉस कैटेगरीज है। जहाँ पर आप देखिए तो QIB में ऑलमोस्ट 123 टाइम्स है, HNI में 89 टाइम्स और रिटेल कैटेगरी में देखें तो 46 टाइम्स से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। दूसरी लिस्टिंग की बात करते हैं बिहारी लाल की, तो बहुत ज़बरदस्त 64% के प्रीमियम पर यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई नजर आई। 285 रुपये का इशू प्राइस था, लिस्टिंग हुई 465 के करीब। और वहाँ से आप देखें ना तो ये स्टॉक ऊंचा ही गया और ऊपर ही गया। अगेन रिस्पांस के लिहाज से देखें तो 108 टाइम्स से ज़्यादा का टोटल सब्सक्रिप्शन था। QIB में 165 टाइम्स, HNI में 165 टाइम्स अगेन, और रिटेल कैटेगरी में आप देखें तो 53 टाइम्स से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। तो मार्केट्स ने आप देखें तो इन दोनों IPOs को खुलकर रिवॉर्ड किया है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत आज पाकिस्तान से भिड़ेगा। ये मुकाबला वेगनर हॉकी स्टेडियम में आज शाम 6:30 बजे से होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 10 साल में 19 मैच हुए, जिनमें 17 मैच भारत ने जीते हैं और 2 मैच ड्रॉ रहे। इस टूर्नामेंट में भारत ने अपना पहला मैच वेल्स से 3-1 से जीता था, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारत को इंग्लैंड के हाथों 2-4 के अंतर से हार मिली थी। फिलहाल भारत पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। आज का मैच टीम के लिए करो या मरो वाली स्थिति का है। टीम आज का मैच जीतती है तो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और अगर हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर इन दिनों घमासान मचा हुआ है, तो आखिर क्या है ये पूरा विवाद और क्यों हो रहा है सियासी हंगामा, आज इसी पर होगी चर्चा। वंदे मातरम गायन पर घमासान, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।